नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और स्वागत करती हूं आपका हमारे कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में, जहां पर हम आपको तमाम खबरों से रूबरू करवाएंगे, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया की, सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका में इन दिनों बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला है। जी हाँ, साउथ अफ्रीका में आई बाढ़ में 400 से ज्यादा लोगों की मरने की खबर है, तो वहीं 40,000 लोग बेघर हो गए हैं। देखिए सिर्फ 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। साउथ अफ्रीका में बाढ़ के चलते बड़ी तबाही का मंजर देखने को मिला है। देश में सबसे घातक आपदा में अब तक 400 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है, तो वहीं हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। दक्षिण पूर्वी तटीय शहर डरबन के कुछ इलाकों में पानी घुस गया, जिसके बाद सड़कें पूरी तरह उखड़ती दिखी। इस बाढ़ में अस्पताल, घर तबाह हो गए और लोग इस पानी में बह गए। साउथ अफ्रीका की सरकार का कहना है कि इस आपदा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और 27 लोग लापता हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 40,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक घरों में फंसे लोगों के शवों को निकालने का काम जारी है। पुलिस से लेकर सेना और स्वयंसेवक खोज और बचाव कार्य तेजी पर चला रहे हैं। बचाव दल के मुताबिक डरबन जिला के लापता एक परिवार के 10 लोगों में से किसी को भी अब तक ढूंढा नहीं जा सका है। आपको बता दें कि सरकार ने हालात को देखते हुए आपातकालीन राहत कोष में 1 अरब रैंड की घोषणा की है। इसके अलावा अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ के प्रमुख पैट्रिस मोत्सेपे ने 30 मिलियन रैंड देने का ऐलान किया है। आपको बता दें, साउथ अफ्रीका दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां पर अक्सर सूखा रहता है, लेकिन एक बार यहां पर पानी आया तो मानो सब पानी पानी हो गया। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का, बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सत्ता से बेदखल किए जाने के पीछे विदेशी साजिश का आरोप लगाया है और कहा है कि वो जानते थे कि मैच फिक्स है। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। पाकिस्तान में हुई सत्ता परिवर्तन के बाद बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। अब एक बार फिर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान सामने आया है। इमरान खान ने खुद को सत्ता से बेदखल किए जाने के पीछे विदेशी साजिश होने का आरोप लगाया है और कहा है कि जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो वो जानते थे कि मैच फिक्स है। खान ने उनके स्थान पर सत्ता संभालने वाले शहबाज शरीफ की भी आलोचना की और कहा उनके खिलाफ राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो और संघीय जांच एजेंसी में भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं। इमरान खान ने आगे कहा, मैंने पाकिस्तान को 2 बड़ी धर्मार्थ संस्थाएं स्थापित की, मैंने शौकत खानम बनाया और 2 विश्वविद्यालय बनाए। मैं इकलौता नेता हूं जिसे पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने सादिक और अमीन घोषित किया। फिलहाल पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन तो हो गया है, लेकिन अभी यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा पाकिस्तान में कब तक सब कुछ ठीक होता है या अभी भी यहाँ की जनता को यूं ही परेशान होना पड़ता है। इस समय कह सकते हैं कि इमरान खान के लिए दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान में मौजूद उनके समर्थक भी फिलहाल उनसे ये पूछते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार कब वो एक बार फिर से अपना वर्चस्व संभालेंगे। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर शंघाई में 3 सप्ताह का लॉकडाउन है। वहीं उत्तर पश्चिमी चीन के जियान शहर में स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक बाहर ना निकलने का आग्रह किया है। 1 मिनट में दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट आखिर क्यों। चीन की आर्थिक राजधानी और सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर शंघाई में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि चीन के कुल 24,680 नए मामलों में अकेले शंघाई में 23,500 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर शंघाई में 3 हफ्ते का लॉकडाउन है। उत्तर पश्चिमी चीनी के जियान शहर में स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक बाहर न निकलने का आग्रह किया है। इसके साथ ही झेंगझोंग में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं फ्रांस, इटली और जर्मनी में दैनिक संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण ज्यादातर राज्यों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में कोरोना के लगातार कम हो रहे मामलों के बीच अगले हफ्ते से मार्च को छोड़कर सभी कोरोना वायरस प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किम बू क्यूम ने कहा कि सोमवार तक रेस्टोरेंट और बार को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति होगी। शादी और रैलियों में लोगों की निर्धारित संख्या से भी प्रतिबंध हट जाएगा। वैसे तो जन्मदाता चीन को ही कहा जाता है कोरोना का, लेकिन इस समय ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना हाथ धोकर चीन के पीछे पड़ गया है। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का, बात करेंगे हरियाणा के नूह में बिल्डिंग मटेरियल के दामों में दोगुनी बढ़ोतरी से लोगों का अपना घर बनाने का सपना चकनाचूर होता नजर आ रहा है।
महंगाई से लोग ही नहीं, ठेकेदार भी काफी परेशान है। दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में आखिर इसके पीछे क्या है वजह, देखिए। गरीबों को अपना सपना पूरा करना भी महंगा पड़ रहा है। नूंह में बिल्डिंग मटेरियल के दाम आसमान छू रही हैं, जिस कारण भवन बनाने से पहले गरीबों को एक बार भी नहीं बल्कि बार बार सोचने की जरूरत पड़ रही है। बिल्डिंग मटेरियल के दामों में कई गुना बढ़ोतरी के चलते कामकाज प्रभावित हो रहा है। सीमेंट के दामों की बात करें तो 50 प्रति बैग की दर से इजाफा देखने को मिल रहा है, तो लोहे के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में जिन गरीबों को अपने सपनों का घर बनाना था, उनके सपने चकनाचूर हो रहे हैं। ये दिक्कत आमजन के सामने ही नहीं बल्कि सरकारी भवन बनाने वाले ठेकेदारों के सामने भी है। सरकार की गलत नीतियों से है और ये तो खुला मामला है कि जब इन पर अर्थव्यवस्था सही नहीं रख पा रही है तो किस तरह की सरकार चला रहे हैं। गरीब तो सारे तंग ही हैं, सारे देश में ही तंग है और हमेशा महंगाई इतनी बढ़नी नहीं चाहिए थी जितनी बढ़ा दी। कुल मिलाकर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग अपने मकान बनाने की तैयारी कर रहे थे, उनके बिल्डिंग मटेरियल के दामों को देखकर सपने चकनाचूर हो रहे हैं। साथ ही सरकारी भवनों का काम करने वाले ठेकेदार भी बढ़ते दामों की वजह से पूरी तरह से चिंतित हैं। बढ़ती महंगाई ने जहां पर आम जनता को त्रस्त कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार बढ़ते दामों ने आम जनता के कई सपनों को भी तोड़ कर रख दिया है। और चलिए अब रुक करेंगे हम अगली खबर का। नूंह जिले में कस्बा पुन्हाना बिसरू मार्ग पर बनाए जा रहे नाले के निर्माण कार्य से लोग परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार नाले निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल कर रहा है। दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। नूंह जिले के कस्बा पुन्हाना में बिसरू मार्ग पर एक बड़ा नाला बनाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार की ओर से इस नाले के निर्माण में घटिया मटेरियल लगाया जा रहा है। ठेकेदार नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। नाला अभी से ही टूटना शुरू हो चुका है। सड़क से काफी ऊंचे बनाए जा रहे इस नाले की वजह से कई दुकानें, मकान भी नीचे दब गए। पूरा नाला खोद दिया गया है, जिससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद अब लोगों ने सीएम विंडो में इसकी शिकायत दी है। इससे आधे दुकान, आधे मकान दब गए हैं और जो नाला बन रहा है इसमें हल्का माल लगा हुआ है। इसमें नाला ये सकूल है जो उससे हाथ से तो गिर गया जी, और इस पर ध्यान दे, ये किस तरह ढलान भी नहीं है जी। और ये हमारा जो ये तहसील वाला रोड है, ये इस पर बहुत ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए। फिलहाल लोगों ने प्रशासन से नाले को सही तरीके से बनवाए जाने की मांग की है, जिससे आमजन को कोई परेशानी ना हो। वहीं लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर काम करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। तो यहाँ पर रहने वाले लोग ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि लगातार आरोप ये लग रहे हैं घटिया सामग्री का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। हमेशा लोगों की रक्षा में तत्पर रहने वाली खाकी भी तनाव में देखी जाती है, जिससे पुलिसकर्मी भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। इसके लिए भिवानी एसपी अजीत सिंह शेखावत ने एक सराहनीय पहल की है, लेकिन क्या है वो पहल, देखिए सिर्फ 1 मिनट में। अक्सर सड़क हादसों में हजारों लोगों की जान समय रहते प्राथमिक उपचार न मिलने या फिर समय पर अस्पताल न पहुंचने के कारण चली जाती है। अक्सर डॉक्टर कहते हैं घायल को लाने में 5 मिनट की देरी कर दी गई। वहीं लोगों की जान बचाने में सहयोग करने वाली खाकी खुद तनाव या बीमार रहती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भिवानी एसपी अजीत सिंह शेखावत ने एक नई पहल शुरू की है। भिवानी एसपी की ओर से हेल्थ चेकअप और जागरूकता कैंप लगाया गया है। इस कैंप में पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य की जाँच की गयी, साथ ही हादसों के दौरान उन्हें कैसे लोगों की मदद करनी चाहिए उसके तरीकों की भी जानकारी दी गई है। इस दौरान एसपी अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि पुलिसकर्मी खुद स्वस्थ रहें। इसके साथ ही किसी हादसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जाए, इसके लिए भी अभियान चलाया गया है। पुलिस का काम सेवा, सुरक्षा और सहयोग का है, पर जागरूकता के अभाव और खुद अस्वस्थ या तनाव में होने पर अक्सर पुलिस सही से अपना काम नहीं कर पाती। ऐसे में देखना होगा भिवानी एसपी की ये पहल आने वाले दिनों में कितनी कारगर और प्रेरणादायी साबित होती है। हालांकि एक अच्छी पहल तो की गई है, लेकिन इंतजार है तो इस अच्छी पहल के अच्छे परिणामों का। और चलिए अब रुक करेंगे हम अगली खबर का। करनाल में जश के लापता होने के बाद पूरे गांव के साथ साथ पुलिस वालों को गांव में घूम रहे एक बाबा पर शक हुआ। बाबा को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई और फिर जश की लाश मिलने के बाद बाबा को रिहा कर दिया गया। इतना सब होने के बाद सभी का ध्यान सिर्फ जश केश पर था, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा था कि बाबा की जो छवि है उस पर क्या असर पड़ा होगा।
जमुना दास नाम के इस बाबा को वो सभी लोग जानते हैं जो यश मर्डर केस की सभी कड़ियों से वाकिफ हैं। जमुना दास बाबा 5 अप्रैल को कलामपुरा गांव में यश के लापता होने के दौरान कैमरे में कैद हुए थे। बाबा पर यश के अपहरण का आरोप लगा था। यश की लाश मिलने के बाद बाबा को रिहा तो कर दिया गया, लेकिन करनाल के कलामपुरा गांव जाने के बाद बाबा की जिंदगी में मानो भूचाल आ गया। उन्होंने वैक्सीन लिया, मेरी हड्डी पस गई, एक्सरा करी है बाबूजी छत के ब्राउट में। कैसा है, जैसा बच्चे को करा है उनको भी सजा, जिन्होंने करा है उनको भी सजा कड़ी से कड़ी दी जाए। जश के हत्यारों का पता लग चुका है। केस की आधी से ज्यादा कड़ियां पुलिस के सामने खुल चुकी हैं, लेकिन 5 बच्चों के साथ पूरे परिवार की जिम्मेदारी लिए बाबा की जिंदगी उथल पुथल हो चुकी है। पिछले 11 दिनों से बाबा जमुना दास अपने घर से बाहर नहीं निकले। बाबा की माने तो इस घटना के बाद उनकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अक्सर ये कहा जाता है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जो जैसा नहीं दिखता है वो असल में वैसा ही होता है। कुछ इसी तरह से हुआ है इस बाबा के साथ जश हत्याकांड में। और चलिए अब रुक करेंगे हम अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश में इस साल चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहले शिमला में और अब कांगड़ा का दौरा करने वाले हैं, जिसकी तैयारियों में प्रदेश बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में क्या कुछ तैयारियां इस समय चल रही है। हिमाचल में बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। यही कारण है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। पहले शिमला और अब जेपी नड्डा का कांगड़ा दौरा है, और 22 और 23 अप्रैल को जेपी नड्डा कांगड़ा दौरे पर रहेंगे। प्रदेश बीजेपी ने इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने धर्मशाला में बताया कि एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत होगा। उसके बाद नगरोटा में एक रोड शो निकाला जाएगा। जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। गग्गल एयरपोर्ट से लेकर नगरोटा बगवा तक भव्य स्वागत रखा गया है, और एक बड़ी जनसभा उसको भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस सवाल पर कि हिमाचल सरकार प्रदेश में 125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम आम आदमी पार्टी के डर की वजह से तो नहीं कर रही। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी को किसी का डर नहीं, जो हमारी नीतियां और योजनाएं जनता को लाभान्वित कर रही हैं, और जनता सब जानती है कि भाजपा ने क्या किया क्या नहीं। हिमाचल प्रदेश के लिए ये साल एक चुनावी साल है, और चुनावी साल में तमाम राजनीतिक दल मेहनत करते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार भी बीजेपी मिशन रिपीट करेगी, जैसा कि उत्तराखंड में हुआ। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। रूस यूक्रेन युद्ध में अब परमाणु हथियारों की एंट्री हो सकती है। दरअसल अमेरिका और नाटो की मदद से यूक्रेन एक तरफ तो झुकेगा नहीं, नीति पर अपनी डटा हुआ है, तो दूसरी तरफ रूस पर हमले भी कर रहा है। ऐसे में रूस की बौखलाहट जायज है। वैसे तो किसी भी युद्ध में परमाणु हथियारों से होने वाली भारी भरकम नुकसान ने इन हथियारों को भले ही नाजायज बनाया हो, लेकिन इन हथियारों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में होने की आशंका अब नजर आने लगी है। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। युद्ध के हालात में यूक्रेन और रूस आमने सामने हैं, लेकिन युद्ध की इस आग में घी डाल रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। अब हालात ये बन पड़े हैं कि ना यूक्रेन झुकने को तैयार है, ना रूस पीछे हटना चाहता है। वहीं इसी बीच अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन में जीत हासिल करने के लिए अब रूस टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल यूक्रेन के साथ जब युद्ध शुरू हुआ था, तब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन को तैयार रखा है, और अब रूस को हुए हालिया नुकसान के बाद न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की चर्चाएं जोरों पर है। यूक्रेन युद्ध लंबा खींचने से भी परमाणु हमले की आशंका बढ़ गई है। एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसी कई वजह हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ छोटे छोटे परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकता है, और इन्हीं छोटे परमाणु बमों को टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है। रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध कुछ ही दिनों में जीत लेने की उम्मीद थी, लेकिन युद्ध लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। दुनिया के तमाम देशों को ये इंतजार है कि आखिर कब रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध थमेगा, लेकिन फिलहाल वो होता नजर नहीं आ रहा है। और यूक्रेन की ओर से जो चेतावनी दी जा रही है, उसके बाद रूस बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 और 22 अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगे। इस दौरान बोरिस जॉनसन और पीएम के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा जरूर होगी। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में पूरी खबर।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 और 22 अप्रैल को भारत दौरे पर रहेंगे। बोरिस जॉनसन का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 52 दिनों से जंग चल रही है। बोरिस जॉनसन की इस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष अपने संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पिछले साल ही भारत दौरे पर आने वाले थे। वो पिछले साल जनवरी में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से दौरा रद्द करना पड़ा। इसके बाद अप्रैल में भी कोरोना वायरस की वजह से उनका दूसरी बार भारत का दौरा रद्द करना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन समकक्ष बोरिस जॉनसन के बीच आखिरी मुलाकात पिछले साल नवंबर में ग्लासगो समिट के दौरान हुई थी। पिछले महीने दोनों नेताओं के बीच फोन पर भी बातचीत हुई। उन्होंने यूक्रेन की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने विवाद को समाप्त करने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने के लिए भारत की लगातार अपील को दोहराया था। अब देखना ये होगा, अगर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन भारत आते हैं, दौरा करते हैं, उसके बाद अगर अहम मुद्दों में रूस और यूक्रेन का मुद्दा भी रहता है तो भारत की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है या भारत की ओर से क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि भारत खुलकर रूस का समर्थन कर रहा है। और चलिए अब हम रुख करेंगे अगली खबर का। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच रूस को बड़ा नुकसान भी पहुंचा है, क्योंकि इस जंग में रूस के एक जनरल की मौत हुई है। दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच रूस को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के मारियुपोल बंदरगाह का घेरा डाले रूसी सैनिकों के एक जनरल की युद्ध में मौत हो गई और उनके शव को सेंट पीटर्सबर्ग में दफनाया गया। इस बात की जानकारी गवर्नर ने दी। रूसी मीडिया के अनुसार सेना की ये टुकड़ी मारियुपोल में हफ्तों से तैनात रूसी सैनिकों में शामिल है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर बेगलोव ने एक बयान में कहा कि फ्रोलोव की युद्ध में एक नायक की तरह मौत हुई है। वहीं कीव से सैनिकों को वापस लेने के बाद एक बार फिर से रूसी सैनिक अब ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। कीव, मारियुपोल, दोनेत्स्क, लुहांस्क जैसे शहरों में भारी बमबारी हो रही है। मारियुपोल में हालात काफी खराब बताए जा रहे हैं। कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई है। इन सब के बीच उधर अमेरिकी सेना के प्रशिक्षक यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध से सबक लेकर किसी बड़े शत्रु के खिलाफ भविष्य में हो सकने वाले युद्ध के लिए सैनिकों को तैयार कर रहे हैं। जंग चाहे एक शक्तिशाली देश के बीच में हो या फिर एक कमजोर देश के बीच में, दोनों ही देशों में और दोनों ही पहलुओं में दोनों ही देशों का नुकसान होना जायज है। और फिलहाल यही रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच होता नजर आ रहा है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कॉल करने वाले पहले विदेशी नेता है। शहबाज शरीफ ने बधाई के लिए क्राउन प्रिंस को धन्यवाद दिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बातचीत कर उन्हें जल्दी रियाद आने का न्योता दिया है। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सऊदी अरब के साथ करीबी संबंध बनाते हुए काम करने और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने की बात कही। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए प्रमुख आर्थिक जीवन रेखा के तौर पर माना जाता रहा है, क्योंकि उसने इस्लामाबाद को बिगड़ते आर्थिक हालात से निपटने में मदद करने के लिए कई बेल आउट पैकेज दिए हैं। हालांकि अभी साफ नहीं है कि क्या नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के लिए वित्त पैकेज की मांग करेंगे या नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नए वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पिछली सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में हुए नुकसान की भरपाई करना है। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है और ये सत्ता परिवर्तन कोशिश कर रहा है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को मधुर बनाए रखे। और चलिए अब रुक करेंगे हम अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 से 20 अप्रैल तक गुजरात का दौरा करेंगे। उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने इस दौरे पर पीएम मोदी कई प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे। दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अप्रैल से अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर होंगे। उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि पीएम मोदी 18 अप्रैल को गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे और अगले दिन वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही पीएम बनासकांठा के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे।
पीएम जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला भी रखेंगे। 20 अप्रैल को वो गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और बाद में दाहोद में आदि जाति महासम्मेलन में हिस्सा लेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसानों को कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाएगा। उम्मीद है कि रेडियो स्टेशन लगभग 1700 गाँव के 5 लाख से ज्यादा किसानों को जोड़ेगा। कुल मिलाकर अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी गुजरात वासियों को करीब 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा रहने वाला है, काफी अहम ये दौरा रहेगा। इस दौरान गुजरात वासियों को 1400 करोड़ रुपए की सौगात भी पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। और चलिए अब हम रुख करेंगे अगली खबर का। कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा है। कोरोना के आंकड़े बीते कुछ दिनों के मुकाबले तेजी से बढ़े हैं। 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ हालात है फिलहाल देश का। वैश्विक महामारी कोरोना के मोर्चे पर देश के लिए एक बार फिर चिंता की खबर है। कोरोना के दैनिक मामलों में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1150 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले शनिवार को देश में कोरोना के 975 मामले सामने आए थे, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की 1150 नए केस सामने आए और 4 लोगों की मौत हुई है। इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 11,558 रह गई। देश में फिलहाल रिकवरी रेट 98.76% पर आ गया है। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,01,558 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,25,08,788 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के 4,30,71,958 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अभी कोरोना हमारे बीच से पूरी तरह से गया नहीं है, तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आप एहतियात जरूर बरतें। और चलिए अब हम रुख करेंगे अगली खबर का। हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में कोरोना ने एक बार फिर से टेंशन को बढ़ा दिया है। कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। हरियाणा में सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से सामने आए हैं। फिलहाल क्या कुछ है हालात, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में हरियाणा में कोरोना के मामले 200 के पार हो गए। गुरुग्राम में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। अकेले गुरुग्राम से 171 मामले सामने आए। इतना ही नहीं, गुरुग्राम में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 671 हो गई। वहीं गुरुग्राम के बाद सबसे ज्यादा केस फरीदाबाद में मिले, जहां 24 घंटे में कोरोना के 24 मामले आए हैं। सोनीपत में 3 केस, पानीपत में 2 लोगों को कोरोना हुआ है। हरियाणा में रिकवरी रेट 98.84% पर जा पहुंचा। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हरियाणा सरकार गंभीर नजर आती है और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना की बंदिशों को लेकर आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला लिया जाएगा, क्योंकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने गुरुग्राम के हालातों का जायजा लिया, जिसकी रिपोर्ट आज अनिल विज को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सौंपेंगे। लेकिन लगातार कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी की वजह से राज्य सरकार अब अलर्ट हो गई है। 10 दिन के अंदर ही कोरोना के मामलों में 4 गुना इजाफा दर्ज किया गया। अगर हम कोरोना को लेकर लापरवाही बरतेंगे तो जाहिर तौर पर सख्ती भी बढ़ेगी और उस सख्ती को लेकर जिम्मेदार हमें खुद को ही मानना होगा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश सरकार ने रविवार के दिन नैना देवी के चंगर क्षेत्र मजारी में नवनिर्मित अनाज मंडी को किसानों को समर्पित किया। बता दें कि उक्त अनाज मंडी पर सरकार की ओर से 1,85 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में। चंगर क्षेत्र मजारी में अनाज मंडी बनने से क्षेत्र की 12 पंचायतों के सैकड़ों किसानों को अपनी फसलों को सरकारी दाम पर घर द्वार पर बेचने की सुविधा मिलेगी। इस साल सरकार की ओर से किसानों को गेहूं का 2015 रुपए प्रति क्विंटल दाम दिया जाएगा, जबकि पिछले साल गेहूं का दाम प्रति क्विंटल 1975 रुपए था। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने नवनिर्मित अनाज मंडी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के कल्याण के लिए बेहतर ढंग से कार्य कर रही है। थोड़े समय के अंदर 1.5 साल के अंतराल में ही ये अनाज मंडी बनकर के तैयार हुई है। इसमें 1,85 लाख रुपए जो है वो खर्च हुआ है। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि
लोगों में एक बड़ा उत्साह है किसानों के अंदर। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा, नैना देवी बीजेपी के मंडल अध्यक्ष बालकृष्ण ठाकुर, जिला परिषद के सदस्य मान सिंह धीमान, अन्य स्थानीय नेता और अधिकारियों के साथ स्थानीय जनता मौजूद रही। तो नैना देवी वासियों को बड़ी सौगात यहां पर दी गई है। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में और क्या कुछ सौगातें उन्हें दी जाती है और इसका फायदा आम जनता को कितना मिल पाता है। तो कुल मिलाकर तमाम खबरों के बारे में आपने जाना, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। जी हाँ, चाहे बात दुनिया की करें, देश की करें, हिमाचल की करें या हरियाणा की करें, 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।